हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आप लोगों के लिए फिर से मैं वैकेंसी से रिलेटेड डेट लेके आया हूँ। अभी कुछ घंटे पहले ही मैं वीडियो डाला हूँ, बट फिर से एक नोटिफिकेशन ये नोटिफिकेशन बेसिकली पता था मुझे आने वाला है, बट मैं डेट पे ध्यान नहीं दिया था। आज ही ये एडवर्टाइजमेंट निकला है ओएसएससी की तरफ से, ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। इसमें माइनिंग वालों के लिए भी वैकेंसी है और बहुत ही अच्छा वैकेंसी है माइनिंग ऑफिसर का। और खास बात यह है कि माइनिंग ऑफिसर में बीटेक मांगता है, बट इसमें बीटेक नहीं मांगा, डिप्लोमा इन माइनिंग मांगा। आप कौन भर सकते हैं कौन नहीं भर सकते हैं, ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तक नहीं किए सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार बरसाइए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन करके बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चलिए आते हैं डायरेक्टली टॉपिक पे। तो ओएसएससी की तरफ से, ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है, जिसको बोलते हैं कंबाइंड टेक्निकल सर्विसेज रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं CTSRE। तो ये बेसिकली 2023 का निकला है, जिसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की कुछ सेवाओं में वैकेंसीज निकली हुई है। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट का, HODs ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का अलग अलग सेक्टर में कुछ वैकेंसी निकली हुई है। तो वैकेंसी को अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, कौन कौन सा पोस्ट है, बताता हूँ। सबसे पहले मैं पोस्ट के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, कौन कौन सा पोस्ट का वैकेंसी है। तो सबसे पहला पोस्ट है, जस्ट ए सेकेंड, तब तक वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने में क्या जाता है, बस मोटिवेशन मिलता है हमको, और कुछ नहीं है। मोटिवेशन मिलता है, ऐसे वीडियो देखते हैं तो लाइक कर दीजिए, अच्छा लगता है देख के, है ना। समझिए, अटेंडेंस मार्क करे वो। तो जो पोस्ट है वो है जूनियर माइनिंग ऑफिसर। ये डायरेक्टरेट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी के अंदर में आता है। टोटल 196 वैकेंसी है सर, 196 वैकेंसी, अच्छा खासा वैकेंसी होता है। और एक खास बात मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो ओमेन कैंडिडेट है उनके लिए 65 सीट रिजर्व है। एक तो माइनिंग महिलाएं करती नहीं है, और अगर करती है तो उनके लिए सीट रिजर्व है 65, जो कोई नहीं ले सकता, ये सिर्फ महिला ले सकती है ये सीट को। मतलब कि कंपटीशन बहुत कम है। अगर आप जोड़ेंगे ना तो आपको मुश्किल से, अगर महिला कैंडिडेट को जोड़ेंगे जो माइनिंग करती हैं, बीटेक और डिप्लोमा वाले, तो ऐसे कैंडिडेट ही पहले तो आपको कम मिलेगा। ऊपर से महिला अगर है तो 65 सीट खाली, मतलब बेसिकली खाली ही चला जाता है सीट, बैकलॉग में फिर निकालना पड़ता है बाद में। तो जरूर अप्लाई करेंगे अगर कोई महिला बीटेक कर रही है या डिप्लोमा कर रही है माइनिंग में, तो ज़्यादा अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। बस आपको पासिंग मार्क्स को ग्रेस करना है। कैटेगरी में है तो आपको और कम पासिंग मार्क्स को ग्रेस करना है, फिर आप आराम से इस जॉब के लिए एक अच्छा खासा जॉब को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ग्रुप बी में आता है। ग्रुप बी एक बहुत अच्छा CGL लेवल का रैंक आप कह सकते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है, जिसमें इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह वगैरह होता है, उसी लेवल का एग्जामिनेशन है, उसी लेवल का पोस्ट है जूनियर माइनिंग ऑफिसर का। तो जरूर ध्यान दीजिएगा इस पे। दूसरा पोस्ट जो है वो जूनियर MVI का है ना, मोटर व्हीकल इंस्ट्रक्टर का है। इसके बाद है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का, जूनियर इंजीनियर सिविल का, ट्रेजरर का है, बेसिकली लेबोरेटरी असिस्टेंट का निकला हुआ वैकेंसी, है ना। और भी कुछ कुछ है जो कि आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट का निकला हुआ है और जूनियर इंजीनियर का निकला हुआ है। अलग अलग सीट पे अलग अलग वैकेंसी है, आप देख सकते हैं आपके लिए कितना सीट है, कौन सा, पॉज करके। चलिए आते हैं आगे। अब डायरेक्टली मैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करता हूँ। रिजर्वेशन को देखिए यहाँ पे पूरा अच्छे से समझाया गया है ना। देख रहे हैं आप, अनरिजर्व कैटेगरी का कितना, 102 सीट का वैकेंसी, अच्छा खासा वैकेंसी है भाई साहब माइनिंग में। हमको तो लग रहा है ये सीट खाली ना चला जाए, 102 वैकेंसी है। आप कहेंगे सीट खाली कैसे चला जाएगा, तो देखिए ओएसएससी एग्जामिनेशन ले रहा है। और बात ऐसा है कि कट ऑफ मार्क्स इसमें थोड़ा सा टफ हो जाता है क्रॉस करना, क्योंकि ग्रुप बी का वैकेंसी है ना। तो कटअप अगर आप क्रॉस कर जाते हैं तो आपका एक अच्छा खासा चांस हो जाता है। खासकर महिलाओं को तो कटअप पार किए तो नौकरी है, समझिए यही। बाकी पोस्ट तो मैं बता दी हूँ। चलिए अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, कौन कौन किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आते हैं डायरेक्टली उस पर। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जो PH वाले हैं, यानी पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी है, PWD वाले हैं, उनका स्पेशल कैटेगरी का बहुत सारा रिजर्वेशन रखा गया है। आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, या मेरी टेलीग्राम चैनल से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ पे डाला हुआ हो। ओके, चलिए आते हैं आगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सबसे मेन चीज़ है भाई साहब, कौन अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, उड़ीसा वाले करेंगे,
उड़ीसा के बाहर वाला कर सकते हैं, झारखंड से है क्या भर सकते हैं फॉर्म, बिहार से भर सकते हैं, एमपी से भर सकते हैं, अलग स्टेट से भर सकते हैं, इंडिया से बाहर भर सकते हैं। कौन भर सकते हैं नहीं भर सकते उसको डिटेल में मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले लिखा है कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द अबव पोस्ट शुड बी, वो होने चाहिए क्या, भारत के नागरिक होने चाहिए। चलिए अगर आप हैं तो बहुत अच्छी बात है। गुड कैरेक्टर है आपका, सही बात है, यानी कि थाना वेरिफिकेशन होगा बाद में जब आप ज्वाइनिंग करेंगे उस टाइम थाना वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद ऑफ साउंड हेल्थ, गुड फिजिक्स एंड फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक डिफेक्ट और बॉडीली इन्फॉर्मिटी, है ना। अगर आप आहिज वगैरह या कुछ ऐसा कुबड़ नहीं है तो आप भर सकते हैं। अगर इस कैटेरिया में इसके लिए पीडब्ल्यूडी वाला जो सीट है उसमें कुछ रिजर्वेशन दिया गया है तो ये आप यहाँ पे हटा सकते हैं। इसके बाद बोला गया है अगर मैरिड है तो मस्ट नॉट हैव मोर देन वन स्पाउस लिविंग, मतलब ऐसा है कि अगर मैरिड है तो एक से ज़्यादा बीवी नहीं होना चाहिए, है ना। एक से स्पाउस का मतलब है बीवी या पति जो भी है ना, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ आदमी को एक नहीं मिल रहा तो क्या ही रखेगा दो आदमी। मस्ट बी एबल टू रीड, ये वाला लाइन बेसिकली ये लाइन को लिखा गया है ताकि उड़ीसा के बाहर के बच्चे इस फॉर्म को ना भर सके। लाइन क्या है मैं पढ़ता हूँ, मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक ओडिया फ्लुएंटली। फ्लुएंटली का मतलब होता है ताबड़तोड़ बोलने आना चाहिए, रीड राइट और स्पीक आना चाहिए ओडिया, ओडिया बोलने लिखने पढ़ने आना चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। अब इसका भी प्रमाण आपको देना पड़ेगा, कैसे, मस्ट हैव पास्ड मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विथ ओडिया एज लैंग्वेज। मिडिल स्कूल जब आप पढ़े हो, 8 क्लास जब आप पढ़े हो तो 8 क्लास में कोई एक सब्जेक्ट अगर आपका हिंदी बोल रहा हूँ, कोई एक सब्जेक्ट अगर आपका ओडिया है तो आपका काम चल जाएगा। दूसरा बोला गया चलिए ये अगर मान के चलिए नहीं है तो क्या बोला गया है, बोला गया जब आप 10th कर रहे थे तो उस कंडीशन में उड़िया मीडियम से अगर आप किए हैं तो भी आपका चल जाएगा। अगर लैंग्वेज उड़िया नहीं भी लिए हैं लेकिन 10th अगर उड़िया मीडियम से किए हैं तब भी आपका चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बोला गया है कि मस्ट हैव ओडिया एज ए लैंग्वेज इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 7 और अबव फ्रॉम ए स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा और सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कुल मिलाकर के 7 क्लास या उससे ऊपर कोई भी 7 क्लास हो गया, 8 क्लास हो गया, 9 क्लास हो गया, 10 क्लास हो गया, 11 क्लास हो गया, 12 क्लास हो गया, है ना। इसमें से किसी भी क्लास में अगर उड़िया कोई एक सब्जेक्ट आप लिए हैं उड़िया तो आप उस कंडीशन में फॉर्म भर सकते हैं, आप एलिजिबल है इस चीज़ के लिए। इसके बाद आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया मस्ट हैव पास्ड ए टेस्ट इन उड़िया इन मिडिल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय द स्कूल एंड मास एजुकेशनल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। मतलब गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के द्वारा एक मिडिल इंग्लिश स्कूल के लिए उड़िया लैंग्वेज का एक टेस्ट लिया जाता है, अगर वो भी आप कंडक्ट पास किए हैं तो भी आप भर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के अब एक बात बताइए, झारखंड के बच्चे जाके उड़िया तो नहीं सीख पाएंगे। अगर सीख पाएंगे, अगर मान लीजिए ऐसा है कि आप पढ़ने लिखने बोलने सीख भी लेते हैं तो इस कंडीशन में ये आपको प्रूव करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है आपके द्वारा प्रूव करना। मतलब कुल मिलाकर के डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली यही कहना है कि जो भी उड़ीसा के बच्चे हैं सिर्फ और सिर्फ वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, बाकी लोग एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, आप आते हैं उस पर। अगर आप जूनियर माइनिंग ऑफिसर के लिए भर रहे हैं तो आपके पास 2nd क्लास डिप्लोमा होना चाहिए। 2nd क्लास डिप्लोमा का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। 65% से ऊपर अगर आपका परसेंटेज होता है तो उसको हम लोग फर्स्ट क्लास में कैटेगरी में रखते हैं। अगर 75% से ऊपर होता है तो उस कंडीशन में उसको हम लोग डिस्टिंक्शन के कैटेगरी में रखते हैं, जो कि बहुत ऊपर हो गया। अगर 55% से ऊपर होता है तो उस कंडीशन में आप उसको 2nd क्लास के कैटेगरी में रखते हैं। मतलब कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये हुआ कि 55% से ज़्यादा में आप अगर डिप्लोमा किए हैं माइनिंग में तो उस कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया, ठीक है। चलिए, तो डिप्लोमा वाले जरूर अप्लाई कर सकते हैं माइनिंग ऑफिसर का फॉर्म। बीटेक वाले कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप उसके ऊपर के क्वालिफिकेशन में आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आते हैं आगे, जूनियर एमवीआई अंडर ट्रांसपोर्ट कमीशन कम चेयरमैन, मतलब मोटर व्हीकल इंस्ट्रक्टर का बारे में जो बोला है। डिप्लोमा अगर आप किए हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 साल का या मैकेनिकल में किए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे, है ना। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपके पास, ये चीज़ इसमें लिखा हुआ है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल वाला है तो मैकेनिकल में डिप्लोमा किए हैं, साथ ही साथ अगर आप बीटेक डिग्री या बीई किए हुए हैं तो उस कंडीशन में भी आप भर सकते हैं।
जूनियर इंजीनियर सिविल में बोला गया डिप्लोमा किए हैं सिविल में तो भर सकते हैं। ट्रेसर अंडर डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग में बोला गया है अगर आप मैट्रिक किए हुए हैं, एनटीसी एनएसी 2 साल का ट्रेनिंग किए हुए हैं सिविल ड्राफ्टमैनशिप में। ड्राफ्टमैनशिप क्या होता है बेसिकली? ड्राफ्टमैनशिप एक तरह से आप कह सकते हैं कि नक्शा उक्सा बनाना, आमीन उमीन वाला जो काम होता है उसी को कहते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर में ऑटोकैड वगैरह का जो जानकारी है तो आप ट्रेसर का फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट में निकला हुआ है मैकेनिकल का 9 पोस्ट, ठीक है, और केमिकल का निकला हुआ है 6 पोस्ट का। तो केमिकल वाला कौन भर सकता है? जो डिप्लोमा इन केमिकल किए हैं या बीएससी केमिस्ट्री किए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से भर सकते हैं। अगर आप लैब असिस्टेंट मैकेनिकल वाला भर रहे हैं तो जो डिप्लोमा मैकेनिकल किए हैं वो भर सकते हो। तो मैकेनिकल वाला के लिए 2 अपॉर्चुनिटी हो जाता है, एमपीटीआई वाला और ये वाला, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लेबोरेटरी अटेंडेंट फीटर का भी निकला हुआ है। तो जो फीटर में एनटीसी किए हुए, एनटीसी का मतलब क्या होता है? जो आईटीआई किए हुए हैं फीटर ट्रेड में वो भर सकते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट फीटर ट्रेड का वैकेंसी। टर्नर वाला में भी यही बोला गया 5 पोस्ट का है, तो जो आईटीआई किए हुए हैं टर्नर में वो भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रीशियन ग्रेड में, तो जो आईटीआई किए हैं इलेक्ट्रीशियन में वो भर सकते हैं। तो ये सब चीज़ को गौर कीजिएगा, जो आईटीआई वाले बच्चे होंगे उनको जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि उनका काम आ सके। चलिए, जूनियर इंजीनियर सिविल वाला में बोला गया जो डिप्लोमा किया हुआ है सिविल में वो भर सकते हैं, ठीक है। कौन भर सकते हैं? एज लिमिट क्या रखा गया है? मिनिमम एज रखा गया है 21 साल, मैक्सिमम एज रखा गया है 38 ईयर। इसके बाद आपको रिजर्वेशन क्राइटेरिया मिलता है अगर आप 5 साल, मतलब रिजर्वेशन क्राइटेरिया तभी मिल सकता है जब आप उड़ीसा स्टेट के, हालांकि फॉर्म भी यही भर सकते हैं, बिना मतलब का घुमा फिरा के वही बोला गया है। तो 5 साल रिजर्वेशन दिया गया है SEBC को, SC ST को, और 10 साल रिजर्वेशन दिया गया है PWD वाले कैंडिडेट को। ओबीसी के लिए 3 साल ही होगा इसमें, ठीक है। कुल मिलाकर के बोल दिया गया है कि भैया 2 जनवरी 1985 से पहले पैदा नहीं हुए होंगे और 1 जनवरी 2002 के बाद पैदा नहीं हुए तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया गया है कि जो एक्स सर्विसमैन वगैरह है उनको भी यहाँ पे कुछ कंडीशन में लाभ मिलेगा, ठीक है। एनओसी वगैरह आपको सबमिट करना पड़ेगा। बेसिक कुछ इंस्ट्रक्शन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न का। तो भाई साहब एग्जामिनेशन पैटर्न होगा आपका 2 स्टेज में। पहला जो स्टेज है वो है प्रीलिमिनरी यानी प्री जिसको बोल सकते हैं। दूसरा स्टेज है मेंस, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन लिखा है, कोई बड़ा बात नहीं है, तो हर कंपनी करती है, ठीक है, उसको कोई स्टेज मानने का जरूरत नहीं है। देखिए प्री का रिमार्क क्या है, प्री का रिमार्क के बारे में बताते हैं। प्री एग्जामिनेशन को स्टेज 1 होगा जो कि फरवरी मार्च के बीच में होगा, ऐसा पहले ही डिक्लेयर कर दिया अपना नोटिफिकेशन में कि भाई साहब स्टेज 1 जो होगा फरवरी मार्च के बीच में होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें 150 नंबर का आपका पेपर होगा प्री। इसमें क्या टेक्निकल पेपर पूछा जाएगा? नहीं, टेक्निकल पेपर नहीं पूछा जाएगा, पूरा का पूरा नॉन टेक पूछा जाएगा। नॉन टेक में क्या रहेगा सर? नॉन टेक में आपका मैथ रहेगा, ठीक है, इसके बाद रीजनिंग रहेगा, है ना, इसके बाद आपका करंट अफेयर रहेगा, इसके बाद आपका क्या रहेगा? जीके जीएस रहेगा, ठीक है, जीके जीएस रहेगा, साथ ही साथ कंप्यूटर का कुछ बेसिक रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे जो मैथ लिखा हुआ है इसमें आप गौर कीजिएगा, अर्थमेटिक रहेगा 10th लेवल का, डाटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, चार्ट ग्राफ रहेगा, पाई चार्ट वगैरह, टेबल रहेगा, डाटा सफिशिएंटी रहेगा, मतलब थोड़ा अलग टाइप के मैथ है जिसको अर्थमेटिक कह सकते हो, थोड़ा अलग टाइप का है। रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, मतलब कि वर्बल नॉन वर्बल दोनों टाइप की रीजनिंग रहेंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी वही हो गया रीजनिंग। इसके बाद करंट अफेयर रहेगा, और करंट अफेयर के साथ साथ नेशनल इंपोर्ट और कंप्यूटर रहेगा। तो करंट अफेयर जीके जीएस उसमें लिखा हुआ नहीं है, हालांकि एक आध क्वेश्चन तो पूछ सकता है, बट जीके जीएस नहीं लिखा है तो आप इसको साइड कर सकते हैं। तो मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर और कंप्यूटर। देखिए भाई साहब ऐसा है कि कंप्यूटर में आप उठा सकते हैं अच्छा खासा स्कोर, अगर आप सही से पढ़ते हैं, थोड़ा सा भी अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छा खासा कंप्यूटर में नंबर उठा सकते हैं, और करंट अफेयर में भी उठा सकते हैं क्योंकि इसमें जीके जीएस नहीं दिया हुआ। 6 महीने का करंट अफेयर करेंगे तो छाप सकते हैं। रीजनिंग में भी आप अच्छा नंबर उठा सकते हैं, और मैथ में सेलेक्टेड टॉपिक दिया थोड़ा अलग टाइप का है तो इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें 150 नंबर का एग्जाम है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब टिक मारने वाला आपका होगा एग्जामिनेशन। सीबीटी होगा कि नहीं इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है, तो वो आपको बताया जाएगा। ओएमआर वाला होगा, सॉरी ओएमआर वाला होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, एमसीक्यू वाला होगा। इसमें +1 -0.25 है, मतलब कि अगर सही होगा तो 1 नंबर मिलेगा, गलत होगा तो -1/4 कटेगा, मतलब 0.25 नंबर कटेगा, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसमें मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा जिसमें 5 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा, जितना सीट है उसके 5 गुना लिया जाएगा, किसके लिए? स्टेज 2 के लिए। अब आते हैं मेंस एग्जामिनेशन में क्या सिलेबस है, कैसे एग्जामिनेशन होगा। तो भाई साहब देखिए, जो स्टेज 1 क्लियर करेंगे उन्हीं को स्टेज 2 में बुलाया जाएगा, इसको मेंस बोलेंगे। इसमें टेक्निकल पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, टेक्निकल पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाएंगे।
ओके, इसमें टोटल 200 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। 180 मिनट आपको मिलेगा, मतलब 3 घंटा आपको समय दिया जाएगा और 200 क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहीं पे एमसीक्यू है ऐसा लिखा हुआ नहीं है, तो मतलब आपको सॉल्व करने वाला पूछ सकता है। मतलब कुल मिलाकर के गेट का जो पैटर्न होता है उस गेट के पैटर्न को वो उठा सकता है। तो इस पैटर्न का अभी वो सैंपल भी जारी करेगा, तो उस पर नज़र रखिएगा। जब सैंपल जारी करेगा तो उसको एक बार देख जरूर लीजिएगा स्टेज 2 के लिए। हालांकि स्टेज 2 के लिए अच्छा खासा टाइम मिलेगा। अगर फरवरी और मार्च के बीच में स्टेज 1 हो रहा है तो कम से कम 2 महीना मान सकते हैं कि मई जून में आपका स्टेज 2 होगा। तो आपके पास इनफ टाइम है, तो स्टेज 2 पे नज़र रखिएगा। बाकी जब भी आएगा तो आप उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सिंपल, फिर आपका ज्वाइनिंग कर दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है। फॉर्म कब से भरना शुरू होगा तो मैं बता देता हूँ। आज नोटिफिकेशन निकाला गया है, फॉर्म भरना शुरू होगा 20/12/2023 से, ठीक है। ये एंड होगा 19/1/2024 तक। अभी देखिए माइनिंग वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए एक खास मैं लेके आया हूँ चीज़। देखिए ऐसा है, जूनियर माइनिंग ऑफिसर में पिछली बार जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें जूलॉजी का क्वेश्चन पूछा था भर भर के, ठीक है। साथ ही साथ जो ईएमटी का पोर्शन है उससे पूछा था, और एडवांस माइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। एडवांस माइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, मतलब बेसिक लेवल का जो आपका डब्ल्यूसीएल में पूछता है उस लेवल का नहीं था। जो एनसीएल में एमसीएल में क्वेश्चन पूछता है उस लेवल का एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन पूछा था। तो अगर इसका आप तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा एक बैच है, कोल इंडिया प्रिपरेशन बैच। आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि कोल इंडिया प्रिपरेशन बैच में सिर्फ कोल इंडिया का तैयारी होगा, नहीं ऐसा नहीं है। इससे आप जूनियर माइनिंग ऑफिसर का भी तैयारी कर सकते हैं। जो भी इसका पोर्शन है टेक्निकल पोर्शन माइनिंग वाला, वो पूरा का पूरा A to Z आपका कवर हो जाएगा। साथ में कुछ टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप वो कोर्स लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप नंबर में संपर्क करें। व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे लेना है, ठीक है। उसका 1200 रुपया फी है, जिसमें ईएमटी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, माइनिंग का बेसिक, माइनिंग का एडवांस, स्टेचुरी सर्टिफिकेट, ईएमटी माइंस एक्ट, माइंस रूल, सीएमआर, क्रैच रूल, पिट हेड बाथ रूल, है ना। मेटल वाला भी कुछ पोर्शन मैं आपके लिए दे दूंगा, क्योंकि मेटल वाला भी पोर्शन आपका पूछा जा सकता है। मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, ये सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। अच्छा खासा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आप मैसेज करेंगे 6200670155। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा कि मुझे ओडिशा वाला कोर्स लेना है, तो मैं आपको आगे लिंक भेजूंगा, उससे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे जाके पेमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन के थ्रू आप जब चाहें तब क्लास कर सकते हो। ऑटोमेटिक वीडियो रिकॉर्डर उसमें डाला हुआ है, मतलब रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं या कोल इंडिया का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका भी क्लासेस लेना चाहते हैं, तो भी आप सेम नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय।